नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। गुरुग्राम के खिड़की दौला थाने के पुलिसकर्मी गंभीर आरोपों के घेरे में खड़े हो गए हैं। विजिलेंस की टीम ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें दरअसल 1 करोड़ की घूस की बात है। मामले के निपटारे के लिए उनसे 1 करोड़ रुपए की डील की गई थी, लेकिन इसकी खबर विजिलेंस को लग गई और विजिलेंस की टीम ने खिड़की दौला थाने के एसआई अमित को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। अब विजिलेंस को खिड़की दौला थाने के एसएचओ विशाल की तलाश है, जो बड़े अधिकारियों के नाम का भंडाफोड़ कर सकता है। गुरुग्राम के खिड़की दौला थाने के एसएचओ समेत कई अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है फिरौती की रकम को लेकर। और फिरौती की रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं, 1 करोड़ की। फरीदाबाद स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से खिड़की दौला थाने के एएसआई अमित कुमार को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। और नवीन भूटानी की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसकी एक ये कॉपी हमारे हाथ में है। इंडिया न्यूज़ पर आप ये एक्सक्लूसिव आप साफ तौर से ये एफआईआर की कॉपी देख सकते हैं कि जो खिड़की दौला थाने के एसएचओ विशाल, अमित और अन्य साथियों के खिलाफ में 1 करोड़ की फिरौती कहीं तो उसको ये साफ तौर से मांगी गई थी और रंगे हाथों अमित को गिरफ्तार किया गया था। हम फरीदाबाद स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के कार्यालय पर खड़े हैं और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वही गाड़ी है जिसमें एएसआई अमित फिरौती की रकम लेने यानी कि रिश्वत की रकम लेने के लिए पहुंचा था। और इस बीच में विजिलेंस की टीम ने उसको रंगे हाथ गुड़गांव से धर दबोचा और ये साफ तौर से उसकी गाड़ी को देख सकते हैं। इस गाड़ी में ही वो अमित पहुंचा था, जिसको विजिलेंस की तरफ से 2 दिन के रिमांड पर लिया गया। और इस रिमांड के दौरान जो पूछताछ में सामने आया है उसमें साफ तौर से सूत्रों का कहना है कि बड़े अधिकारी भी इतनी बड़ी रकम की बंदर बांट में शामिल थे। इसके साथ साथ में 57 लाख रुपए वसूल लिए गए थे नवीन भूटानी से पहले ही, और जो शिकायत करता था उससे भी जो जानकारी सामने आ रही है 30 लाख रुपए पहले ही इस काम को निपटाने के लिए लिए गए थे। बता दें कि गुड़गांव के अपना घर में 3 लोगों के बीच में एक आपसी लेन देन को लेकर बैठक की जा रही थी और पैसों के लेन देन के बीच में ही कुछ पुलिसकर्मी वहां सिविल ड्रेस में पहुंचे और उनको उठाकर थाने में बंद कर दिया गया। 2 दिन उन्हें टॉर्चर किया गया और उसके बाद में उनसे 1 करोड़ रुपए लेने के एवज में समझौता किया गया छोड़ने की बात कर और 57 लाख रुपए लेने के बाद में उनको छोड़ा गया। लेकिन उसके बावजूद भी बाकी की रकम मांगने के लिए लगातार जो एएसआई है अमित वो दबाव बना रहा था और उसी दबाव के चलते 5 लाख रुपए देने के लिए विजिलेंस के साथ में जब भूटानी वहाँ पहुँचा तो उसको रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। लगातार विजिलेंस की जाँच चल रही है और अब ऐसे में जो खिड़की दौला थाने का एसएचओ विशाल वो फरार है। इसके साथ साथ में बाकी जो अन्य जो पुलिसकर्मी हैं वो भी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन विजिलेंस के अधिकारियों की माने तो जल्द ही उनके हाथ में सफलता मिलने वाली है, चूँकि विजिलेंस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और बाकी जो तमाम आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। और अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि जल्द ही विशाल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली जाएगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। भिवानी पुलिस ने पूजा की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल पूजा की मौत सड़क हादसे में हुई थी, जिसके बाद उसके दोस्तों ने ही विवाद से बचने के लिए शव को ठिकाने लगा दिया था। रविवार सुबह एक युवती के संदिग्ध हालात में मिले शव के मामले का आखिरकार भिवानी पुलिस के द्वारा महज कुछ घंटों के बाद पटाक्षेप कर लिया गया। युवती की पहचान कानपुर निवासी 32 वर्षीय पूजा के तौर पर हुई है। पूजा एक ऑटो में सवार होकर अपनी सहेली पश्चिमी बंगाल निवासी मनीषा ने दोस्त भिवानी निवासी अमित व ऑटो चालक टीनू के साथ जा रही थी कि भिवानी के महम गेट क्षेत्र में एक बिजली के खंभे से टकराने से ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिस कारण पूजा की न केवल मौत हुई बल्कि उसकी टांगें भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई थी। मनीषा को घायल अवस्था में भिवानी के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उसके बाद मामले का पटाक्षेप हुआ। हालांकि जिस तरह की जानकारी मिली थी उसके मुताबिक पूजा के शव को न केवल मनीषा बल्कि अमित व टीनू ने खुर्द-बुर्द कर दिया था और इस वजह से उसको सड़क किनारे फेंका था, क्योंकि वो इस पूरे मामले से बचना चाहते थे। हालांकि मनीषा की जब शिनाख्त की गई, मनीषा से जब पूछताछ की गई तो उसके बाद मामले का पटाक्षेप हुआ। उसने बताया कि महिला उनके साथ जा रही थी, उसके बाद पूरा मामला घटित हुआ था। बहरहाल पुलिस ने चंद ही घंटों के बाद पूरे मामले का पटाक्षेप कर लिया। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। करनाल के सेक्टर 8 में गोलियां चलने से दहशत मच गई। दरअसल गाड़ी सवार 4 बदमाशों ने चावल व्यापारी के घर गोलियां चला दी। करनाल के सेक्टर 8 में आज एक व्यापारी की कोठी पर बदमाशों ने
ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। वहीं फायरिंग करने के बाद बदमाश फरार हो गए हैं। एसपी गंगाराम पुनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 से 5 बदमाश एक कार में आए थे और सुबह सुबह जो राइस मिलर है उसकी कोठी के बाहर लगभग 15 से 16 फायरिंग करके फरार हो गए हैं। मामला पुलिस की जांच में शुरू हो गई है और लगभग 4 टीमें एसपी ने गठित कर दी गई हैं, जो कि उन बदमाशों को ट्रेस करेंगे और जल्दी गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। फिलहाल अभी मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही जांच शुरू कर दी गई है और क्या मामला है, कोई फिरौती का मामला है या आपसी रंजिश का मामला है, पूरे मामले पर जांच जारी है। इस घटना के बाद व्यापारियों में दहशत का माहौल है और सभी व्यापारी वहां पर इकट्ठा हुए हैं और सभी ने पुलिस से दरखास्त की है कि जल्दी जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाए। करनाल से केसी आर्य है, इंडिया न्यूज। पानीपत में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाश आए दिन लगातार वारदातों को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। ताजा मामला पानीपत के बस स्टैंड का है, जहां पर एक व्यक्ति पर 3 थ्री व्हीलर सवार बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। उससे 40,000 रुपए भी लूट लिए और मोबाइल भी उसका लूट लिया। बदमाशों ने व्यक्ति को अधमरा कर सड़क किनारे फेंक दिया और व्यक्ति पूरी रात खून से लथपथ पड़ा रहा। सुबह पुलिस सूचना के बाद घायल को अस्पताल लेकर पहुंची। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। रोहतक की पटेल नगर कॉलोनी में एक मकान में 18 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और परिजनों के बयान भी दर्ज किए। हालांकि पुलिस को मौके से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है। जींद में महिलाओं ने नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर चलाकर दिल्ली में की जाने वाली परेड की फाइनल रिहर्सल की। सरकार ने तीनों कृषि कानून रद्द नहीं करे तो महिलाओं के दस्ते ट्रैक्टर चलाकर दिल्ली के लिए अब कूच करेंगे। 6 जनवरी को दिल्ली में कुंडली मानेसर हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च के साथ अपनी ताकत दिखाएंगी। किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर सरकार ने किसानों की मांगों को नहीं माना तो 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर लाखों ट्रैक्टर्स के साथ मार्च निकाला जाएगा। कल रात भर रेवाड़ी बॉर्डर पर तनाव की स्थिति रही। किसानों ने संगवाड़ी गांव के पास बैरिकेडिंग तोड़ दी और हरियाणा की सीमा में 7 किलोमीटर तक अंदर घुस गए थे। किसान जब साहबी पुल के नीचे पहुंचे थे तो पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। बता दें कि 4 दिन के अंदर दूसरी बार किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। देखिए, फिलहाल तो स्थिति नियंत्रण में है। कल शाम को कुछ लोगों ने ये बैरिकेड तोड़ के आगे जाने की कोशिश की थी, जिसको यहाँ पे मसानी बैराज के यहाँ रोका हुआ है जी। तो अभी स्थिति नियंत्रण में। वाया पटौदी जाने का वाया पटौदी जाने का है, जा रहा वहाँ है। की मुझे कोई जानकारी। ट्रैफिक को लेकर ट्रैफिक तो नियंत्रित है, बिल्कुल ट्रैफिक ने 3 कृषि कानून को रद्द करवाने की मांग को लेकर देश भर के किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। रतिया में किसान संघर्ष समिति के प्रदेश कन्वीनर मनदीप नकवान के नेतृत्व में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो 26 जनवरी को किसान दिल्ली में बड़ा ट्रैक्टर मार्च करेंगे और जेजेपी बीजेपी नेताओं का गांव में जोरदार विरोध भी करेंगे। इतना ही नहीं, इस मौके पर चंदोकला गांव के किसान राशन लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। किसान मजदूर एकता। हमारे किसानों का अगला जो सा स्टेप है, जो इंडिपेंडेंट डे आ रहा है 26 तारीख को, हमारे सारे किसान जथेबंदियां 26 तारीख को इंडिया गेट पर ट्रैक्टर मार्च करेंगे, ट्रैक्टर से प्रदर्शन करेंगे। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ किसानों के समर्थन से। अब पंजाब की तरह हरियाणा के लोग भी इस आंदोलन में निकल पड़े हैं और सेंटर सरकार इस आंदोलन से डरी हुई है। इसे तोड़ने के लिए वो तरह तरह के रंग देना चाहती है और बीजेपी के जो लोग हैं
खास करके वो किसानों को बदनाम करने के लिए लगातार साजिशें रच रहे हैं। हमने फैसला कर रखा है कि बीजेपी के लोगों को, जेजेपी के लोगों को गांव में नहीं आने देंगे, क्योंकि ये हमारे खिलाफ कृषि कानूनों को लाकर सरकार हमारी खेती को निजी कंपनियों के हवाले करना चाहती है। ये एक बड़ा आंदोलन बन चुका है देश का, सबसे बड़ा आंदोलन, जिसमें देश के नौजवान पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा आंदोलन जो देश में एक नए बदलाव की तरफ लेकर जाएगा, जहाँ की जो मौकापरस्त राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनके खिलाफ भी एक लहर। पलवल के NH-19 स्थित अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 33वें दिन भी जारी रहा। 15वें दिन की भूख हड़ताल पर जिला किसान यूनियन के 11 किसान बैठे। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार इन काले कानून को वापस नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। गुहला चीका में हरियाणा कर्मचारी महासंघ यूनिट के कर्मचारियों ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने निगम के MD के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना दिया। साथ ही गेट मीटिंग कर निगम अधिकारियों को ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पर गेट मीटिंग करने के लिए आगाह किया। यूनियन के मुताबिक अगर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी रद्द नहीं की गई तो उनकी तरफ से बड़ा फैसला लिया जा सकता है। यूनियन की माने तो इस पॉलिसी से बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के साथ हादसों में इजाफा होगा। जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई है सरकार ने, ये कर्मचारियों के बिल्कुल विरोधी है। इससे कर्मचारियों में मान लिया आहत है कर्मचारी, इससे जो टेक्निकल स्टाफ है या क्लरिकल स्टाफ है जब नई जगह पे जाएंगे, इससे जो दुर्घटना के मामले हैं वो बढ़ेंगे, इससे जिससे मान लिया कर्मचारियों का मान लिया नुकसान होगा। और सरकार ने मोनोपोली करी है, पहले क्लरिकल स्टाफ की कर दी, फिर टेक्निकल की करेगी, फिर इंचार्जों की करेगी, ऐसे अकेले अकेले को तोड़ रही है। निगम मैनेजमेंट के खिलाफ की गई है। निगम मैनेजमेंट ने बिजली बोर्ड के अंदर धक्केशाही से ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू की है, जो बिजली बोर्ड में बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। ये पॉलिसी लागू होने से बिजली बोर्ड के अंदर कर्मचारियों के हादसों की संख्या बढ़ेगी और जो इंचार्ज हैं उनका जो शॉर्टेज का मामला है वो बढ़ेगा। हम निगम मैनेजमेंट से इस गेट मीटिंग के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि वो ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू की गई है उसको जल्द से जल्द वापस करे, ताकि कर्मचारियों में विश्वास। चरखी दादरी में बिजली विभाग में कर्मचारियों ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में खामियों को दूर करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। 2020 बैच की SCS अधिकारी। बिजली महकमे में शुरू की जा रही नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से गुस्साए बिजली कर्मचारियों ने जोरदार रोष प्रदर्शन किया व धरना भी दिया। HSEB वर्कर्स यूनियन के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने नारेबाजी की व कहा कि विभाग व सरकार की नई ऑनलाइन पॉलिसी कई विसंगतियां लिए हुए है। जहां एक और विभिन्न कार्यालयों में समान कर्मचारियों के बंटवारे की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन पॉलिसी शुरू करके न केवल कई पदों को ब्लॉक किया गया बल्कि कई पद कैप्ट भी किए गए। ऐसे में लिपिक वर्ग के लिए बड़ा खतरा पैदा होने जा रहा है। बिजली कर्मचारी यूनियन के नेताओं के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि बिजली महकमा मनमानी कर रहा है, सरकार मनमानी कर रही है और ये सब निजीकरण की ओर एक कवायद शुरू की जा रही है, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। बिजली कर्मचारियों ने साफ तौर पर चेतावनी भी दी कि अगर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। नवनियुक्त HCS अधिकारी हरप्रीत को यमुनानगर में सिटी मजिस्ट्रेट की पोस्ट मिली है। हरप्रीत ने अपना पदभार भी संभाल लिया है। 2020 बैच की SCS अधिकारी हरप्रीत की यमुनानगर में हुई नियुक्ति, उन्हें CTM यमुनानगर लगाया गया है। नियुक्ति को लेकर हरप्रीत भी काफ़ी उत्साहित है। उनका कहना है क्योंकि जो कोरोना काल था और वो 9 महीने यही यमुनानगरी DC ऑफिस से अटैच रही है, जिससे उनका जनता और उपायुक्त कार्यालय में काफ़ी समन्वय बनाकर रखा और जहां जो उन्होंने काम किया है, अब जब एज ए सिटी मजिस्ट्रेट को कि इसका मेन कार्यालय DC ऑफिस से अटैच रहता है तो उनकी कोशिश रहेगी कि वो आम जनता को सरकार की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सके। 2020 बैच की HCS अधिकारी हरप्रीत का कहना है क्योंकि ये जो एक उनके लिए चैलेंज रहा है और वह कोशिश करेंगे कि जो भी उनके पास कार्य कराने आए वह जनता का कार्य खुशी खुशी करे और जो भी उनके दफ्तर में आए वो खुशी खुशी काम कराकर अपने घर लौटे। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।
कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा लेने पहुंचे। मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों के सामने तल्ख तेवर दिखाते हुए कहा कि विकास कार्यों की रफ्तार में तेजी लाएं और जो ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं उन्हें ब्लैकलिस्ट कर नए टेंडर जारी किए जाएं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट, बिजली विभाग के अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के आदेश दिए। बैठक में फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए सेक्टर 10 की तरफ से आने वाले रोड को सेक्टर 3 गुरुग्राम कैनाल से लेकर तिगांव रोड तक डबल रोड बनाने का फैसला लिया गया। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में रेलवे फाटक पर बनाए जा रहे फ्लाईओवर का काम काफी लंबे समय से बंद पड़े होने के कारण आसपास के दर्जनों गांव के लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव वालों की ज्यादातर जमीन फाटक की दूसरी ओर है, जहां पर उन्हें खेत में काम करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन समय पर काम न पूरा होने के कारण भारी दिक्कतों का सामना भी उन्हें करना पड़ता है। हरियाणा की प्रमुख फसलों में से एक सरसों की फसल के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने नई वैरायटी विकसित की है। ये फसल किसानों को जहां पहले के मुकाबले बम्पर फसल देगी, तो वहीं इसकी गुणवत्ता भी पहले वाली वैरायटी से काफी बेहतर है। एचयू ने RS 725 नाम की एक नई वैरायटी जारी की है, जो न सिर्फ रोग प्रतिरोधक वैरायटी है, बल्कि ये शुष्क इलाकों के साथ पानी वाले इलाकों में भी ज्यादा उत्पादन देने में सक्षम है। सिरसा में पिछले एक सप्ताह से चल रही शीतलहर और कोहरे के चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हैं। धुंध के चलते विजिबिलिटी भी कम हो गई है, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर से बाहर निकलने पर विजिबिलिटी और भी कम हो जाती है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सर्दी बढ़ने के साथ धुंध आने से गेहूं, चना और सरसों की फसल को काफी लाभ मिलेगा। नूह में झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए। जिले के नूह खंड में सबसे ज्यादा 30 mm बरसात हुई, तो फिरोजपुर झिरका खंड में सबसे कम 1 mm बरसात रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा तावड़ू खंड में 15 मिलीमीटर और नगीना खंड में 12 मिलीमीटर तथा पुन्हाना खंड में 3 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। बरसात गेहूं और सरसों की फसल के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दलहन, तिलहन इत्यादि फसलों में इस बरसात से जिले में उत्पादन बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। पहले तो बेमौसमी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये हमारी रबी की फसलों के लिए तो ये एक सोना उपजाने के लिए एक वरदान है हमारे लिए। तो जो हमारी कल बारिश हुई है, आज जो हमारा रिकॉर्ड आया है, तो उसमें नूह में 30 मिलीमीटर हुई है, तावड़ू में 15, पुन्हाना में 3, फिरोजपुर में 1 और नगीना ब्लॉक में 12 मिलीमीटर बारिश हुई है। और जो हमारी गेहूँ की फसल के लिए है या चाहे वो सरसों के लिए है, ये हमारे लिए एक वरदान हुआ है। तो क्योंकि इससे है ना, पत्तों की जो ऊपर मिट्टी चढ़ी हुई थी वो साफ हो गई, और इससे क्लोरोफिल की जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी है, इससे पौधा अच्छा वो तो बनाएगा। और एक ये तो हमारे लिए एक वरदान साबित होगी इसमें सभी फसलों के अंदर, क्योंकि इतनी जो मात्रा में कोई बारिश नहीं हुई है जिसके नुकसान हो, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और फिर फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।